हे गाइस, वेलकम बैक। तो मेरे चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं बेसिक सिलेक्शन टूल्स का पार्ट 2। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोग सिलेक्शंस का इन्वर्स सिलेक्शन भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने एक न्यू लेयर लिया और मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, मैंने कलर फिल कर दिया। अब ये तो हमने देख लिया था कि इस एरिया के साथ आप जो भी करना चाहो, जो भी अपनी सिलेक्शन बना ली है, इसकी इन्वर्स भी हम लोग कर सकते हैं। इस सिलेक्शन की इन्वर्स, उसके लिए आपको फिर से जो सिलेक्शन टूल है हमारा रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, इसको सेलेक्ट करके रखना है एंड राइट क्लिक करना है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट इन्वर्स भी कर सकते हो। जब आप सिलेक्ट इन्वर्स करोगे, इसका मतलब कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आपने बनाई है रेक्टेंगुलर मार्कर टूल से, उसके बचे हुए जो पूरे आर्टबोर्ड पर उसके अलावा जो एरिया बच रही हैं वो सिलेक्टेड है। डैट मीन्स अगर मैं अब डिलीट प्रेस करता हूँ यहाँ से, तो वो जो ब्लू वाली जो बॉक्स है उसको छोड़कर बाहर की जितनी एरिया है वो डिलीट हो जाएगी। एंड मैं डिलीट करूँगा, बट डिलीट करने के लिए आपको याद है कि आप कौन सा लेयर सेलेक्ट कर रखे हो। उसके लिए आपको बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करके रखना है। बैकग्राउंड लेयर आपने सेलेक्ट किया, प्रेस डिलीट। ये देखो, जब आपने डिलीट किया तो इन्वर्स करने से ये हुआ कि जो भी आपने बेसिक सिलेक्शन बनाई थी उसके अलावा जो भी आपके आर्टबोर्ड या कैनवास पे जो एरिया बच रही है वो डिलीट हुई है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल और आपको दिखाता हूँ। मैं इसको कंट्रोल Z से अंडू करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल D, मैं फिर से सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा। ठीक है, एंड इस लेयर को मैं डिलीट करता हूँ। एक फिर से न्यू लेयर लेता हूँ, एक डिफरेंट एग्जांपल के लिए। मैंने न्यू लेयर लिया, मैंने एक सिलेक्शन बनाई। ठीक है, अब मैं इस पर कुछ भी पेंट ब्रश टूल से मैं कुछ भी पेंट करना चाहता हूँ। तो अब मैं इस कलर से जब पेंट करता हूँ, अभी मेरी नॉर्मल सिलेक्शन है, यानी कि जब मैं पेंट करूँगा तो इस सिलेक्शन के अंदर पेंट होगी, इसके बाहर नहीं। ऑलराइट, अब मैं इसकी इन्वर्स बनाना चाहूँगा। तो इन्वर्स आप बनाने के लिए फिर से सिलेक्शन टूल पे जाओगे, राइट क्लिक, सेलेक्ट इन्वर्स। यानी कि अब आप जो भी काम करोगे बस इस बॉक्स में वो नहीं होगी, छोटे वाले में, इसके बाहर जो भी रिमेनिंग एरिया जो बच रही है उस पर होगी। यानी मैंने फिर से पेंट ब्रश टूल लिया। ठीक है, अब मैं जब पेंट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये इस पर पेंट नहीं होगी। अगर सेम कलर से आपको डिफरेंस नहीं दिखा तो मैं डिफरेंट कलर स्विच करता हूँ। मैंने रेड ले लिया। ठीक है, रेड लेने के बाद अब आप देख सकते हो जो भी मैं पेंट कर रहा हूँ ये इसके बाहर पेंट हो गई है। जो भी आपने सिलेक्शन बनाई थी उसके अंदर पेंट नहीं हुई, यानी कि आपने सिलेक्शन को इन्वर्स कर दिया है। इसके लिए आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो कि शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+I। तो Ctrl+Shift+I ये प्रेस करोगे तो आपको ये राइट क्लिक करने की और सिलेक्ट इन्वर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उससे भी कर सकते हो। वो भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। लेट्स सी, मैं इसको फिर से डिलीट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल D से इस सिलेक्शन को मैंने हटा दिया। मैं एक फिर से सिलेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं शॉर्टकट की से यूज़ करूँगा Ctrl+Shift+I। आप देख सकते हो इसकी इन्वर्स एरिया जो होती है वो सिलेक्ट हो चुकी है, यानी कि आप जो भी काम करोगे, ठीक है, वो इस सिलेक्शन में वो नहीं होगी। उसके अलावा जो बाकी के जो रिमेनिंग सिलेक्शन हैं, जो भी बाहर वाले एरियाज हैं, क्योंकि आपने सिलेक्शन को कर दिया इन्वर्स, इसलिए अब सारी चीज़ें बाहर होंगी, इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, आप फिर से Ctrl+Shift+I प्रेस करो, फिर से सिलेक्शन इन्वर्स हो गई। अब आप जो भी काम करोगे अब इस सिलेक्शन के अंदर होती है। मैं डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ। ये देखो, जो भी काम हो रही है फिर से आप मेन टाइम काम करते करते कभी भी सिलेक्शन को आप इन्वर्स कर सकते हो अपने काम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और ऑप्शन आती है, यहाँ पर आप बगल में देख सकते हो, ये फेदर का ऑप्शन है। ठीक है, आप किसी सिलेक्शन में फेदर दे सकते हो, यानी कि इसकी एजेस को और स्मूथ सॉफ्ट कर सकते हो। वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं फेदर की वैल्यू अभी 0 थी और मैं किसी भी सिलेक्शन के ऊपर कोई भी फॉर एग्जाम्पल मैं कलर फिल करता हूँ तो ये काफ़ी हार्ड सिलेक्शन है। आप देख सकते हो बिल्कुल एजेस क्रिस्प एंड शार्प दिख रही हैं। मैं Ctrl Z करता हूँ। ठीक है, Ctrl D, और मैं एक और न्यू सिलेक्शन बनाऊंगा, बट इस बार फेदर की वैल्यू में 0 नहीं रखकर मैं इसकी वैल्यू कुछ बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी 50। आप 10, 20 किसी भी वैल्यूज पे ट्राई कर सकते हैं। मैंने 50 कर दी। अब मैं जो भी सिलेक्शन बनाऊंगा, ठीक है, आप देख सकते हो इसकी एजेस को इसने सॉफ्ट कर दिया है। ये और बेहतर तब देखिए जब मैं इसमें कुछ भी आर्ट बनाकर या कुछ भी कलर फिल करता हूँ, तब आपको दिखेगा इसमें डिफरेंस क्या है। मैंने कलर सेलेक्ट किया, पेंट बकेट टूल, और मैंने इस पर कलर फिल कर दिया। आप देख सकते हो कि एक्चुअली फेदर का मतलब क्या होता है। इसने क्या किया, इसके एजेस को इस तरीके से राउंडनेस दे दी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया। वो पहले जैसा हार्ड नहीं रहा। आप Ctrl D से सिलेक्शन को हटाओ, आप देखो ये कैसी सिलेक्शन बनी है। और हाँ, एक गलती मैंने की कि मैंने उसी लेयर पे बना दी, बैकग्राउंड लेयर पर। अब मैं इसको मूव करना चाहूँ या कोई चेंजेस करना चाहूँ तो ये नहीं होगा, बल्कि एक डायलॉग बॉक्स हमें दिखेगा जो कि लिख कर आता है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर।
अगर मैं यहाँ से इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर दूँ तो इसकी लॉक हट गई, ठीक है। बट अभी भी जो हमने आर्ट वर्क बनाई है वो उसी लेयर पर है, तो मैं इसको मूव नहीं कर पाऊंगा। बट जब भी आप मूव करने की कोशिश करो तो पूरी की पूरी आर्ट बॉडी मूव हो जाएगी, आपको पीछे की बैकग्राउंड जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स होती है वो दिखने लगेगी। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। और अब मैं कोई भी सिलेक्शन बनाऊंगा तो हर बार ये उतने ही फेदर के साथ बनेगी, ठीक है, जब तक मैं इसकी वैल्यू वापस रीसेट ना करूँ या फिर चेंज ना करूँ, ठीक है। मैं एक और सिलेक्शन बनाऊंगा, आप देख लो जब जब मैं बनाऊंगा हर बार जो न्यू सेक्शन बनेगी वो हमेशा 50 फेदर के साथ ही बनेगी, ये वापस से अपने आप 0 पे रीसेट नहीं होती जब तक आप इसे खुद से मैनुअली करो ना, ठीक है। लेट्स सी, मैं इसको हटाता हूँ। अब एक काम करता हूँ, मैं एक और न्यू लेयर बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने सिलेक्शन बना लिया है जिसमें कि फेदर की वैल्यू 0 है, और अब इस शेप को ड्रॉ करने के बाद मैं चाहता हूँ इसके ऊपर फेदर अप्लाई करना। तो हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, इसी रेक्टेंगल मार्क टूल को सिलेक्टेड रखना है एंड इस शेप पर आना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें फेदर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप 50, 100, 70, 80 कुछ भी डाल लो वैल्यू, आपकी मर्जी, एंड प्रेस ओके। आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ओके किया, ये सिलेक्शन बनने के बाद इसको फेदर इसने कर दिया है। अगर अब मैं इसके ऊपर कोई भी कलर फिल करूँ, लेट्स सी रेड, सी रिजल्ट आपके सामने है, तो ये फेदर इसने कर दिया। अब आप जब सिलेक्शन टूल में और भी आगे बढ़ोगे तो आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टाइल। स्टाइल में क्या, अभी जो आप काम कर रहे थे वो नॉर्मल स्टाइल में काम कर रहे थे जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। अब मैं इस नॉर्मल के बाद मैं इसका एक ऑप्शन हमें मिलता है फिक्स्ड रेशियो का, ठीक है। फिक्स्ड रेशियो का मतलब यहाँ विड्थ एंड हाइट आ गई, ये विड्थ भी 1 है हाइट भी 1 है, यानी कि विड्थ एंड हाइट दोनों सेम है, यानी कि एक स्क्वायर शेप बनेगा। यानी कि आप जब भी एक नई सिलेक्शन बनाओगे, वेट मैं फेदर को फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, मैं 0 कर देता हूँ उसकी वैल्यू, एंड जब भी मैं ड्रॉ करूँगा हमेशा कैसा भी आप रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करो या जो भी शेप, हमेशा ये स्क्वायर ही बनेगी, ठीक है। और फिर से मैंने वही गलती कर दी, एक सिलेक्शन बनाने के बाद मैंने डायरेक्ट उसी बैकग्राउंड लेयर पर ही जैसे एक न्यू सिलेक्शन बनाने की कोशिश की, तो फिर से ये वार्निंग आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिलेक्शन आपने बनाई, ठीक है, आपने न्यू लेयर लिया, आपने इस पर कोई भी काम किया, ठीक है, इसको डीसेलेक्ट किया एंड देन हम न्यू लेयर लेंगे, फिर से एक सिलेक्शन, फिर से हम सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करेंगे और एक न्यू सिलेक्शन बनाएंगे, हमेशा ये स्क्वायर ही बनेगी, ओके। अब मैं क्या काम करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने विड्थ को चेंज कर दिया, 1 की जगह 2 कर दिया, यानी कि विड्थ दुगनी होगी हाइट की, यानी कि ये अब एक जब भी आप ड्रॉ करोगे एक सिलेक्शन तो एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनेगी, ये लेट्स सी, सो इस तरीके से ऐसा शेप दिखेगा, ठीक है। अगर मैं लंबी शेप भी ड्रॉ करना चाहूँ तो ये ऐसा ही बनेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आप लंबी शेप बनानी चाहो तो आप विड्थ को 1 कर सकते हो एंड हाइट को अपोजिट यानी कि 2 कर दो, ठीक है। अब आप जब भी सिलेक्शन बनाओगे तो हाइट ज़्यादा होगी, डबल होगी एंड विड्थ कम होगी। सी, अब ये लंबी वाली सिलेक्शन इस तरीके से बन रही है। तो आप इन तरीके से फिक्स्ड रेशियो वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है इसमें, फिक्स साइज। फिक्स साइज का मतलब आप इस पर ड्रॉ नहीं कर पाओगे, आप जब भी इस पर क्लिक करोगे ये खुद ही एक फिक्स साइज की एक सिलेक्शन बना दी सिर्फ क्लिक करने के साथ ही, ठीक है। अभी ये इतनी छोटी सी सिलेक्शन इसलिए बन रही है क्योंकि इसकी जो विड्थ एंड हाइट है वो 64/64 यानी कि सेम रेशियो में है, ये भी 64 पिक्सल्स एंड ये भी 64 पिक्सल्स। फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यूज को 128 कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो विड्थ हमेशा डबल बनेगी, मैंने क्लिक किया, ठीक है, सिलेक्शन हमेशा ऐसे बनेगी, ठीक है। अब मैं इसकी भी वैल्यू को मैं 128 कर दूँ तो अब जब भी क्लिक करोगे तो फिर से थोड़ी सी बड़ी बनेगी, बट ये स्क्वायर शेप ही बनेगी क्योंकि विड्थ एंड हाइट अभी भी सेम है, 128 एंड 128 पिक्सल्स, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि आपने सिलेक्शन बनाई है तो उसके बाद कोई भी आप काम करें इसको डीसेलेक्ट करने के बाद करें, तो इस तरीके से आप इन सिलेक्शन टूल्स को यूज़ कर सकते हो। ये सारी सेम ऑप्शंस आपको इन शेप्स के साथ भी मिलेगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्टाइल एंड ऑल। यहाँ पर एक और ऑप्शन है एंटी अलाइज का, आप इसे फिलहाल के लिए रहने दें, हम इसे आगे देखेंगे कि एंटी अलाइज क्या होता है, इसे ऑन ऑफ करने से क्या होता है। और एक और ऑप्शन है हमारे पास सेलेक्ट एंड मास्क, ये भी थोड़ी सी एडवांस टॉपिक है, फिलहाल के लिए इसे आप रहने दें, इग्नोर करें। हम इसे आगे श्योरली देखेंगे कि ये सेलेक्ट एंड मास्क ऑप्शन क्या होता है। किन्हीं के पास अगर पुरानी वर्जन की फोटोशॉप है तो यहाँ पर रिफाइन इज टू समथिंग ऐसा कुछ लिख कर आ रहा होगा, तो डोंट वरी, हम इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, ये काइंड ऑफ एक ही टॉपिक से रिलेटेड है तो हम लोग इसे बाद में कवर करेंगे। तो इन शेप्स को आप खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करो कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, और हमेशा याद है कि आप न्यू लेयर पर ही काम करोगे, ओके। तो फिलहाल
आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।